हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर युग में। आज हम एक्सेल के टॉप 20 क्वेश्चंस को लेके उपलब्ध हैं आपके लिए, जो इस बार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज से डाटा एंट्री ऑपरेटर 2024 का एग्जाम शुरू हो चुका है और 14 से 22 तारीख तक वैसे लोगों का एग्जाम होगा जिन्होंने अपने फॉर्म फिलअप के समय टाइपिंग में केवल इंग्लिश को सेलेक्ट कर रखा है। 22 के बाद से फिर सभी का एग्जाम शुरू हो जाएगा, जो लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोथ को आपने सेलेक्ट किया था टाइपिंग के लिए। तो आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से जुड़े हुए ऐसे क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस के बारे में, जो इस बार एग्जाम में आपको लगभग 10 नंबर दिला के जाएगा। क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो हम एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो आपका एग्जाम वहां पर ऐसे हो रहा है, जैसे कि पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्जाम होगा 60 नंबर का, 1 घंटे के लिए। और इसमें इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें 4 ऑप्शंस मौजूद होंगे। चारों में से एक आपको ट्रिक लगाना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि इन चारों में से एक जिस पर जो आंसर सही हो, जैसे पूछ रहा है पाई का मूल्य क्या है, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स है तो इसमें मैथ के सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे राइट आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा इस सर्किल में, और फिर उसके बाद आपको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो अगला क्वेश्चन खुल जाएगा। इसी तरह से टोटल जितने भी 60 क्वेश्चन है उसकी लिस्ट यहाँ मौजूद होंगी, और आपको जो जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाएंगे वो इसी तरह से हाईलाइटेड होते चला जाएगा, जिससे कि पता चलेगा कि ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ये जब आप फिनिश करेंगे फिर इंग्लिश का मॉक टाइपिंग होगा। इसके लिए हम एक बार और वीडियो बना चुके हैं पहले, आप उसको जाके देख लीजिए हमारे चैनल पे। पहला इंग्लिश जो मॉक टाइपिंग टेस्ट होगा वो 2 मिनट का होगा, उसके बाद आपको रेस्ट मिलेगा। फिर इंग्लिश का एक्चुअल टाइपिंग होगा जो टोटल 10 मिनट का होगा, और इसी में जितना आपकी स्पीड आएगी वही नंबर्स आपको एग्जाम में मिलेगा। उसके बाद हिंदी का मॉक टाइपिंग टेस्ट होगा 2 मिनट का, जिसको हम लोग डेमो टाइपिंग भी करते हैं। इसमें आपको टाइप करके केवल एक प्रैक्टिस करना होता है, और ये नंबर आपके एग्जाम में नहीं जोड़े जाएंगे। उसके बाद हिंदी का एक्चुअल टाइपिंग होगा जो टोटल 10 मिनट का होगा, और इस 10 मिनट की टाइपिंग में जो आप नंबर्स लेके आएंगे वही नंबर्स आपके ऐड होंगे एग्जाम्स में। ये यहाँ पर आपको राइट में ये भी दिखाएगा कि कितने क्वेश्चंस का आंसर आपने दे दिया है, कितने क्वेश्चंस पर आपने विजिट नहीं किया है। जो क्वेश्चन का आंसर आप देंगे वो ग्रीन होगा, और जो क्वेश्चंस का आंसर आप नहीं देंगे, स्किप कर देंगे, वो इस तरह से रेड कलर में हाईलाइटेड हो जाएगा। तो ये वहीं पर एग्जाम जो हो रहा है, आज से शुरू हो गया है बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम। और इसी तरह का कुछ वहां पर आपको फेस दिखाई देगा जो आपको टाइप करना होगा। अगर मान लीजिए कि आपने गलती से किसी और पर टाइप कर दिया, किसी और आंसर को आपने ट्रिक लगा दिया, तो क्लियर रिस्पॉन्स के द्वारा आप उसको क्लीन करके और फिर से पुनः जो अभी आपका राइट आंसर होगा उसको आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये रहा डेमो, आपको दिखाने के लिए हमने बनाया हुआ था कि कैसे वहां पर एग्जाम में पूछेगा, वहां पे एग्जाम में आपको क्या देना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। पहला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में सेल का नाम कैसे दिया जाता है? गेस कीजिए इसमें एमएस एक्सेल में सेल का नाम कैसे होता है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे किसी भी सेल की नाम, मान लीजिए कि पहला सेल एमएस एक्सेल का क्या होता है, वो होता है A1। तो ये आपका हो जाएगा अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा न्यूमेरिकल, राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये आप विशेष ध्यान रखिए, एमएस एक्सेल में पहले सेल का नाम कैसे दिया जाता है, तो वो अल्फा न्यूमेरिकल होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एमएस एक्सेल के स्क्रीन में विंडो के शीर्ष पर कौन सा बार है, सबसे ऊपर कौन सा बार दिखाई देता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है स्टेटस बार, ऑप्शन बी दिया हुआ है रूलर, ऑप्शन सी दिया है टाइटल बार, या फिर ऑप्शन डी दिया है स्क्रॉल बार। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? एक्सेल स्क्रीन के विंडो में शीर्ष पर कौन सा बार होता है? और किसी भी प्रोग्राम के शीर्ष पर उस प्रोग्राम का टाइटल बार होता है, जैसे कि आपको पता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सॉरी सी, टाइटल बार। क्वेश्चन नंबर 3 है, एमएस एक्सेल में पंक्तियों को कैसे गिना जाता है? पंक्ति मीन्स होता है रो, रो को बताइए कैसे गिनते हैं? ऑप्शन है अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल, अल्फा न्यूमेरिकल, या फिर स्पेशल कैरेक्टर। तो आपको पता है कि रो किसे कहते हैं, तो एक्सेल में जो लेफ्ट साइड में आपको 1 2 3 दिखाई देते हैं, इसी को रो कहा जाता है। और ये हम लोग कैसे गिनते हैं? न्यूमेरिकली। पंक्ति मीन्स रो होता है और ये न्यूमेरिकली काउंट किया जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, न्यूमेरिकली। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में एक सूत्र दर्ज होने पर परिणाम कहाँ प्रदर्शित होता है? अगर एक्सेल में कहीं आप फॉर्मूला लगाते हैं और फिर एंटर बटन प्रेस करते हैं तो उसका रिजल्ट कहाँ दिखता है? नेक्स्ट सेल में दिखता है, करंट सेल में, प्रीवियस में, या फॉर्मूला बार में? राइट आंसर इसका क्या होगा? जब भी आप एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाते हैं और लगाने के बाद जैसे ही आप इंटर बटन प्रेस करते हैं, आपको पता है कि वो आंसर हमको उसी करंट सेल में दिखाई देता है। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा करंट सेल। तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन है? ऑप्शन ए है मीट, ऑप्शन बी नाउ, ऑप्शन सी काउंट, या फिर ऑप्शन डी साइन। राइट आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए सभी लोग। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि नाउ फंक्शन मैथमेटिकल है सब, तो ये दोनों होंगे नहीं। साइन नाम का कोई फंक्शन नहीं होता एक्सेल में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिड फंक्शन। मिडिल टेक्स्ट को अगर बाहर निकालना है किसी सेल से तो हम लोग इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और ये आता है टेक्स्ट फंक्शन की श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, एमएस एक्सेल में टैब की का क्या कार्य है? एक्सेल जब आप चलाते हैं और कीबोर्ड से टैब बटन दबाते हैं तो क्या होता है? सवाल यही पूछ रहा है कि टैब की से क्या होता है। तो ऑप्शन ये दिया है, मूव सेल पॉइंटर टू प्रीवियस कॉलम, सेल पॉइंटर पिछले कॉलम में चला जाता है। दूसरा ऑप्शन है मूव सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट कॉलम, आपका जो सिलेक्शन है वो अगले सेल में चला जाता है। तीसरा है मूव सेल पॉइंटर टू प्रीवियस रो, क्या आपका सिलेक्शन पिछले रो में चला जाता है। या फिर मूव सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट रो, क्या अगले रो में चला जाता है। तो राइट आंसर, जैसे कि हम लोग को पता होगा कि जब भी हम लोग टैब दबाते हैं एक्सेल में तो क्या होता है, जो भी हमारा सिलेक्शन होता है ना वो अगले सेल की तरफ चला जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मूव सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट कॉलम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एमएस एक्सेल में डायलॉग बॉक्स पर जाने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? किस फंक्शन से खुले हुए डायलॉग बॉक्स में आप जाते हैं एक्सेल में? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, नहीं पता है तो आज आपको राइट आंसर मिलने वाला है इसका, कि कोई भी डायलॉग बॉक्स जब एक्सेल में खुलता है तो हम लोग F5 बटन जब प्रेस करते हैं तो डायरेक्टली हम उस डायलॉग बॉक्स पर चले जाते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, F5। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक ही सेल में कई लाइनें बनाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? आप एक सेल में हैं, अगर कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं एक्सेल के किसी सेल में मान लीजिए, और इसमें आप पता है कि एक लाइन हम जब टाइप करते हैं दूसरे लाइन में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? ऑप्शन ए है टैब इंटर, ऑप्शन बी है अल्ट प्लस इंटर, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस इंटर, या फिर ऑप्शन डी विंडोज प्लस इंटर। राइट आंसर आपको पता होगा कि एक्सेल में जब भी हम लोग एक ही सेल में दो लाइन टाइप करना चाहते हैं तो हम लोग अल्ट प्लस इंटर की का प्रयोग करते हैं। अल्ट के साथ इंटर दबाते हैं, हमारा कर्सर नीचे चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक अन्य फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, इसको क्या कहेंगे? एक्सेल में जब एक ही साथ मल्टीपल फंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है नेस्टेड फंक्शन, ऑप्शन बी है राउंड फंक्शन, ऑप्शन सी है सम फंक्शन, या फिर ऑप्शन डी है टेक्स्ट फंक्शन। राइट आंसर इसका हो जाएगा, आप लोग भी चाहे तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए नेस्टेड फंक्शन। जब भी हम लोग एक्सेल में एक सेल के अंदर एक दूसरी एक सेल में अगर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लाते हैं तो उसको हम लोग नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वर्कशीट के लिए डिफॉल्ट हेडर है। वर्कशीट में डिफॉल्ट हेडर क्या होता है? ऑप्शन ए है यूजर नेम, ऑप्शन बी डेट एंड टाइम, ऑप्शन सी सीट टैब नेम। जैसे कि आपको पता है डेट एंड टाइम हेडर नहीं होता है, यूजर नेम भी हेडर नहीं होता है। सीट टैब नेम तो आपको पता है कि सीट का नाम नीचे लिखा रहता है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, तो ये डिफॉल्ट हेडर है नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसे एक्सेल स्क्रीन में चालू या बंद नहीं किया जा सकता? इसमें कौन सा है जिसको आप एक्सेल में चालू या बंद नहीं कर सकते? फॉर्मूला बार, स्टेटस बार, टूल बार, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऐसा बार है जिसको आप एक्सेल में चालू मतलब शो या हाइड नहीं किया जा सकता? तो आपको पता है फॉर्मूला बार को आप शो या हाइड कर सकते हैं, स्टेटस बार को भी कर सकते हैं, टूल बार को भी कर सकते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज, इसमें से कोई ऐसा नहीं है जिसको चालू या बंद नहीं किया जा सकता। अगले क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया? यहाँ पर आपके पास 4 फॉर्मूला लिखा हुआ है जो एक्सेल में अगर आपको टाइप करना है तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला आपको रॉन्ग लगेगा कि ये रॉन्ग टाइप किया हुआ है? सोच के बताइए, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं आप कि इसका कौन सा होगा, 12 का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी लोग।
ये सभी क्वेश्चंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीबीटी एग्जाम में बैठने वाले हैं, आज से एग्जाम शुरू हो गई है और आज भी इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैच किए हैं किसी किसी बैच में, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस वहां पूछे जा रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, क्योंकि जब भी हम लोग एक्सेल में इक्वल और 10+50 प्रेस करेंगे तो वहां पर राइट आंसर कुछ भी नहीं बताएगा, ये सेल एरर बता देगा, ये फॉर्मूला एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक वर्कशीट रेंज एक है। वर्कशीट रेंज क्या होता है? पहला है एक कमांड यूज फॉर डाटा मॉडलिंग, दूसरा ए रेंज ऑफ वैल्यू सच एज फ्रॉम 23 टू 234, सी है एक ग्रुप ऑफ सेल, या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट क्या है? वर्कशीट रेंज। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? और आपको पता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ग्रुप ऑफ सेल। वर्कशीट में केवल सेल ही आपको दिखाई देते हैं, तो सेल के समूह को हम लोग वर्कशीट कहते हैं। हाइपरलिंक हो सकता है। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक आपको पता है, हाइपरलिंक का कलर ब्लू होता है, ये भी आप याद रखिएगा, इससे रिलेटेड वो भी सवाल पूछ सकता है एग्जाम में। तो ये पूछ रहा है हाइपरलिंक हो सकता है, टेक्स्ट हाइपरलिंक हो सकता है, क्या ड्राइंग ऑब्जेक्ट हाइपरलिंक हो सकता है, क्या पिक्चर हाइपरलिंक हो सकता है, या फिर इनमें से सभी तीनों हो सकते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको पता है कि हाइपरलिंक में किसी भी फाइल को हम लोग सेलेक्ट करके और उसका पाथ, इसका मतलब है कि लिंक आप कर्सर के सामने इंसर्ट करा सकते हैं। तो टेक्स्ट भी हम लोग ला सकते हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट भी ला सकते हैं, या पिक्चर भी ला सकते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, जब फॉर्मूला बार सक्रिय होता है तो आप देख सकते हैं। जब भी फॉर्मूला बार एक्टिव होता है, फॉर्मूला बार एक्सेल में एफ एक्स के रूप में दिखता है, जब भी आप एक्सेल ओपन करेंगे आपको एफ एक्स के रूप में फॉर्मूला बार दिखाई देगा। तो ये जो फॉर्मूला बार होता है उसमें क्या सक्रिय होता है? एडिट फॉर्मूला बटन। जब फॉर्मूला बार सक्रिय होता है तो ये पूछ रहा है कि फॉर्मूला बटन एडिट करने का साइन दिखता है, कैंसिल बटन दिखता है, इंटर बटन दिखता है, या फिर इनमें से सभी क्या क्या सक्रिय होता है? और आपको पता है कि जब भी फॉर्मूला बार हाईलाइट होता है इसका मतलब सेल के कंटेंट्स को हम एडिट कर सकते हैं। तो जब एडिट करेंगे तो हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, इंटर बटन भी प्रेस कर सकते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्प्रेडशीट में डाटा को कैसे व्यवस्थित किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट में रखिए, क्योंकि ये एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को तो जरूर देख के जाइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्प्रेडशीट में डाटा को कैसे व्यवस्थित किया जाता है? और राइट आंसर इसका पता है कि एक्सेल में हम लोग किसी भी डाटा को रो एंड कॉलम में अरेंज करके रखते हैं, लाइन एंड स्पेस में नहीं, लेयर एंड प्लेन्स में नहीं, हाइट एंड विड्थ में नहीं। सबको पता है इसका करेक्ट आंसर रो एंड कॉलम हो जाएगा। अगला सवाल है, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को लागू करते समय शर्तों की जांच कर सकते हैं। कौन कौन से शर्त है भाई? एक तो पहला दिया हुआ है सेल वैल्यू, दूसरा है फॉर्मूला, तीसरा है बोथ ऑफ एबव, और चौथा है नन ऑफ द एबव। जब भी हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं तो हम लोग सेल की वैल्यू भी जांच कर लेते हैं एक्सेल में, फॉर्मूला भी जांच कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मीन्स क्या होता है? जब भी हम लोग मल्टीपल कंडीशन लगाते हैं एक प्रकार के डाटा में तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा लग सकता है। तो उसमें हम लोग सेल वैल्यू की भी जांच कर सकते हैं और फॉर्मूला की भी, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं हम। इसमें है, पूछ रहा है कौन सा फंक्शन लोन अमाउंट को ब्याज के साथ मासिक भुगतान की गणना करता है? ये फंक्शन से सवाल है, और इसमें अगर आपको ईएमआई कैलकुलेट करना है, वो जो किस्त जिसको हम लोग कहते हैं, जो ब्याज के साथ इंक्लूड होता है आपके प्रिंसिपल वैल्यू में, तो ये ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए किस फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है पीएमटी, ऑप्शन बी है एनपीईआर, ऑप्शन सी है पीवी, या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। किसके द्वारा हम लोग लोन अमाउंट के लिए किस्त कैलकुलेट करते हैं, ईएमआई कैलकुलेट करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पीएमटी। ये क्वेश्चन जरूर आप याद कर लीजिए, फंक्शन से रिलेटेड ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर सवाल है, कॉलम डी और ई के बीच 3 कॉलम आपको लाना है। इसमें सवाल पूछ रहा है कि कॉलम डी और ई के बीच 3 कॉलम डालने के लिए या लाने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है सेलेक्ट कॉलम डी एंड प्रेस कंट्रोल प्लस। फिर कह रहा है कि ई कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे। फिर कह रहा है कि ई एफ एंड जी सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे। फिर कह रहा है कि डी, ई एंड एफ, इन तीनों को सेलेक्ट करिए और कंट्रोल के साथ प्लस दबाइए।
इसका राइट आंसर क्या होगा कि जब भी हमको डी और ई के बीच 3 कॉलम लेके आने हैं, आपको जैसे पता है ए बी सी डी ई होता है, इन दोनों के बीच 3 कॉलम हमको लाना होगा, तो इसके आगे वाले 3 सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आगे वाला 3 सेल कौन सा है? एफ जी ई को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद आगे के जो 2 सेल है एफ एंड जी, इन तीनों को सेलेक्ट कीजिएगा, ई एफ एंड जी, और उसके बाद कंट्रोल प्लस कीजिएगा। क्योंकि जब आप डी को सेलेक्ट करेंगे और ई को सेलेक्ट करेंगे और एफ को सेलेक्ट करेंगे, तो फिर इसके बीच में सेल जो आएगा ना, वो आपको बीच में नहीं आ पाएगा, 3 सेल एक ही सेल इंसर्ट हो पाएगा, क्योंकि डी ई और एफ ये तीनों लाइन से ही होते हैं, और पहले ही आपको बताया कि डी और ई के बीच में हमको लेके आना है। तो यहाँ हमको ई से आगे सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डी के बाद में लाना है और ई के पहले लाना है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ई से आगे वाला 3 सेलेक्ट कर लीजिए, तो ई एफ एंड जी। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, सीट में दूसरे टेक्स्ट के साथ डेटा को बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? दूसरे टेक्स्ट के साथ डेटा को बदलना। देखिए सवाल ये बहुत सिंपल है, केवल ये काफी घुमा के पूछ दिया है। एक्चुअल में ये पूछ रहा है रिप्लेस का शॉर्टकट क्या है। रिप्लेस के द्वारा ही ना आप टेक्स्ट को बदलते हैं, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन थोड़े आ जाएगा। रिप्लेस आपने नाम सुना होगा, एमएस वर्ड में भी आप पढ़े होंगे, पावर पॉइंट में भी पढ़े होंगे, और यहाँ एक्सेल में भी पूछ रहा है। तो रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस एच, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन शॉर्टकट है, इसको आप जरूर याद रखिए, और इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एच। तो ये रहे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस बार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। आप इनको अच्छे से याद करिए। 20 क्वेश्चंस अगर आप बढ़िया से याद कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर इस एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। आज से एग्जाम शुरू हो गया है, टाइम आपके पास काफी कम है, तो वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट डे आपको एक नए वीडियो के साथ, एक नए वीडियो की सीरीज के साथ, और पूरी की पूरी क्वेश्चन सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।